हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है ये है बिहार का काउंसलिंग के रिलेटेड। बिहार का काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज हो सकते हैं सारा मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो सभी मैं इसमें बताऊंगा, इस एक वीडियो में बताऊंगा। और इस बार का जो सबसे हिट लिस्टेड जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, वो है बिहार 33% गर्ल्स कोटा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे। ठीक है, तो बिहार गर्ल्स कोटा का जो इम्पैक्ट है वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत से देखना है, फॉर्म को अच्छे से भरना है। फॉर्म को अच्छे से भरना है। अगर आपको काउंसलिंग में थोड़ा सा कहीं पे भी दिक्कत लग रहा है, आप ये मेरा पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, उन लोगों को सेवाएं मिल रही हैं। 85% स्टेट कोटा का मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ, जो कि जो लोग बिहार से हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में भी मैं गाइडेंस दे रहा हूँ इसमें। लेकिन ऑल इंडिया कोटा का मैं पूरा काउंसलिंग नहीं करवाऊंगा, मैं आपको एक गाइडेंस की तरफ दे दे सकता हूँ। लेकिन जिनको जो स्टेट कोटा से काउंसलिंग मतलब सीट लेना चाह रहे हैं वो ये काउंसलिंग पेड सर्विस अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी मेरा चालू है, पेड सर्विस चालू मैंने रखा है, अभी तक बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित आर्यन और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे अंकित आर्यन ऑफिशियल पे। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ और मैं देते रहता हूँ इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। इसमें क्या क्या है, तो ये जो नंबर है इसमें पेड सर्विस पे नंबर आपको दे रखा हूँ मैंने। फिर आपको आगे अगले स्लाइड में मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। जिन लोगों को पेड सर्विस ज्वाइन करना है, मात्र 1500 रुपये का पेड सर्विस है। उससे मतलब 1500 रुपये आज के ज़माने में अगर आपका कोई गलती के कारण सीट छूट जाता है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 1500 रुपये कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या न्यू रूल्स क्या क्या हैं बिहार स्टेट कट ऑफ पे, कोटा में, बिहार स्टेट कोटा के काउंसलिंग में उसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिएगा, हाँ, अब पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, बिहार का जो स्टेट काउंसलिंग होगा मैं उसके लिए आपको चार्जेस में ले रहा हूँ सिर्फ 1500 रुपये। आपको 1500 में पूरा फर्स्ट राउंड से लेकर के मॉप अप राउंड, जो कि मॉप अप राउंड एक अलग काउंसलिंग होता है, उसका भी मैं आपको सारा असिस्टेंस दूंगा। और इसमें फीचर क्या है, काउंसलिंग असिस्टेंस ऑन व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप पे लगातार सबको व्हाट्सएप से जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं मैं सबको शेयर कर रहा हूँ। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं मैं सबका सॉल्व कर रहा हूँ। कॉलिंग फीचर भी सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी ये टाइमिंग अब मैंने नहीं रखा है कि आपको टाइमिंग, हाँ, मैं जब फ्री होऊंगा, हो सकता है मैं कभी कॉल नहीं उठाऊँ, तो हो सकता है मैं बिजी रहूँ, तो ठीक है, तो मैं आपको कॉल बैक जरूर करूँगा या फिर आपके डाउट्स को मैं जरूर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। काउंसलिंग असिस्टेंस ऑन व्हाट्सएप। फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, मैं एक लिस्ट भेजता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजना है, जो मैं समझता हूँ कि आपके ये डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं काउंसलिंग के लिए। तो उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एरर फ्री काउंसलिंग करवाना है। अगर आप एरर के साथ जाते हो काउंसलिंग में हॉल में तो आपका काउंसलिंग रुक जाएगा और आप बिना सीट के बाहर आ जाओगे। तो आपका सारा डॉक्यूमेंट पहले ही से मैं वेरीफाई करके रख देता हूँ। सारा मैं जो भी कमी हो रही है, बहुत सारे लोगों की कुछ कमियाँ आ रही हैं, तो वो लोग वो पहले ही मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम दिया है बिहार ने। बिहार एक पता नहीं क्या अलग रवैया के साथ चल रहा है। बिहार का शेड्यूल ही कुछ अलग आया है जो कि समझ के पड़े है। ठीक है, कॉलेज चॉइस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कॉलेज फीचर्स, ये सब के बेसिस पे। तो इसमें मैं क्या एक एक्स्ट्रा दे डाला हूँ कि जिन्होंने अभी पेड सर्विस लिया उनको ये चीज़ मिल चुका है कि एक पीडीएफ लिस्ट मैंने बनाया है हर एक कॉलेज का। इस लिस्ट में आपको बिहार के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके बारे में आपका हर एक हिडन डिटेल्स, जो कि आपको वेबसाइट पे, जो कि आपको बीसीसी के वेबसाइट पे, जो कि आपको कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, वो सारे डिटेल्स को मैं बताऊंगा। वो सारे डिटेल्स को मैंने रखा है। जैसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फ़ी कितना है, जो एक्चुअल फ़ी कितना लगता है स्टूडेंट का, जो वेबसाइट पे दिखाया जाता है वो नहीं, एक्चुअल फ़ी कितना लगता है, हॉस्टल कहाँ है या नहीं है, हॉस्टल फ़ी कितना है, हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है। बहुतों का हॉस्टल अलॉटमेंट किसी का फर्स्ट ईयर में होगा, किसी का सेकेंड ईयर में होगा, तो ये किसी का सेकेंड ईयर के बाद भी होता है। तो ये भी मैं बता रखा है इसमें, इस पीडीएफ में, कि हॉस्टल का अलॉटमेंट किस कॉलेज में, किसी पार्टिकुलर कॉलेज में कब होगा। फिर आपका हॉस्टल और हॉस्पिटल का डिस्टेंस कैंपस से कितनी दूरी पे है, पेशेंट फ्लो कैसा है, ये सब आपको कैंपस में किस तरीके से रैगिंग होगा नहीं होगा, ये सभी के बेसिस पे मैं इस एक पीडीएफ बना रखा हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके लिए मिलता है, पेड स्टूडेंट्स के, पेड सर्विस जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको। ये यूट्यूब पे के लिए नहीं है, ये सिर्फ पेड सर्विस वालों के लिए है। तो जिनको और इस लिस्ट से
इस लिस्ट से आपका 99% आपका जो डाउट है कि मैं प्रेफ़रेंस में किसको ऊपर रखूँ, किसको नीचे रखूँ, वो सारा आपको इसी लिस्ट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिहार के स्टेट में आपको जो जितने भी कॉलेजेस हैं, 12-13 कॉलेज है, उसमें आपको किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, वो इसी लिस्ट से आपको सब कुछ लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के लिए मैं हूँ, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और है क्या कि आपको काउंसलिंग में कुछ अजीब-गरीब रूल्स कभी-कभी आपको देखने को मिल जाते हैं, वो रूल से भी आपको टैकल कैसे करना है। और फिर डाउट सॉल्विंग ऑन कॉल, ये भी मैं डाउट सॉल्विंग आपका कर रहा हूँ कॉल पे, लेकिन जब ज़रूरी हो तो, अननेसेसरी कॉल नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पेड सर्विस के लिए क्या करना है, 9430668717 नंबर पे पहले आपको क्या करना है ये देखिए। हाँ, एक और है कि अगर आप सेकंड राउंड तक काउंसलिंग नहीं करते हो, तो नहीं हो पाता सीट आपको मिलता है, तो मॉप अप राउंड काउंसलिंग, जो कि एक नए सिरे से काउंसलिंग होता है, उसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है मॉप अप राउंड में। मैं उसका भी पेड सर्विस, इसी पेड सर्विस में आपको ये जो 1500 रुपये है, इसी में आपको सारा कुछ, उसमें मॉप अप राउंड का भी काउंसलिंग इसी में हो जाएगा। जो लोग बीएमएस में, बीडीएस में, बीएचएमएस में सीट लेना चाह रहे हैं, वेटनरी में भी सीट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये सर्विस चालू है। बहुत सारे वेटनरी वाले भी ये और बीएमएस वाले भी ये पेड सर्विस ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं। जब बीएमएस का काउंसलिंग होगा स्टार्ट, मैं उनको उनका काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, मैं जो भी प्राइवेट में जो सीट लेना चाह रहे हैं, प्राइवेट एमबीबीएस में, उनको वो भी ये जॉइन कर सकते हैं, लेकिन उनके चार्जेस जो होंगे वो 5000 रुपीज़ है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का है 1500 रुपीज़ ओनली, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है 9430668717। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको सबसे पहले एक हाई सेंड करना है। उसके बाद आपको एक पेमेंट का क्यूआर दिया जाएगा, उस क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है। उसके बाद मैं आपको अपने से जोड़ लूँगा, आपको लिस्ट भेजूँगा, ठीक है। आपको लिस्ट भेजूँगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेज दो, ठीक है। मैं उसको चेक करूँगा, ओके रहेगा तो ओके बताऊँगा, अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं उसको सुधरवाने के लिए या फिर बनवाने का आपको बताऊँगा, सजेशन दूँगा, ठीक है। कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, वो सभी मैं आपको बता दूँगा। और वो लिस्ट आपको ज्वाइन करते ही मिल जाएगा, कॉलेज का जो भी लिस्ट है वो सारे आपको ज्वाइन करते ही तुरंत ही भेज दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आपको जो रूल्स हैं, तो ये देखिए, जब भी आप काउंसलिंग फॉर्म भरने जाइएगा तो आपको बीसीसी पे जब वेबसाइट पे जाइएगा तो एक आएगा अप्लाई फॉर यूजीएमएससी। यूजीएमएससी पे जब आप अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले आपको आ जाएगा स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपका नीट का रोल नंबर डालना है। और उसके बाद आप जैसे ही वेरीफाई बटन डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपका सारा डिटेल वहाँ पे खुल जाएगा, आपका नाम पता सब कुछ खुल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। स्टेप 2 में आपका आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यूज़र नेम आपको मिलेगा, पहला राउंड में यूज़र नेम मिल जाएगा। यूज़र नेम को आपको एक्टिवेट करना होता है, ईमेल आईडी पे जाकर के आपको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। यूज़र नेम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको फिर से लॉगिन करोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालोगे और उसके बाद आप तीसरे ऑप्शन में जाओगे, स्टेप 3 में जब जाओगे तो आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये दोनों देना होगा। इसमें सिग्नेचर में ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर रखा जाता है, ठीक है। तो आप हिंदी वाले कॉलम में ही हिंदी का सिग्नेचर डालिएगा, इंग्लिश वाले कॉलम में ही इंग्लिश का सिग्नेचर डालिएगा, इसमें अल्टर्न नहीं कीजिएगा। यहाँ पे बहुत लोगों का मिस्टेक होता है कभी-कभी। फिर 4th में है आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आप रिजल्ट को देख करके मेमोरी बेस पे नहीं डालिएगा, रिजल्ट को अपने पास में रखिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है। वो आपका सबसे ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपका अंत में आएगा 5th स्टेप पे आएगा प्रीव्यू एप्लीकेशन। आप प्रीव्यू करिएगा, आपका सारा एप्लीकेशन आपने जो भरा है वो आपको सब सामने आकर दिख जाएगा और आप पहले उसको चेक कीजिएगा हर एक स्टेप का कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो कुछ मिस्टेक हुआ तो आपको बैक टू एडिट का एक ऑप्शन आएगा, उस पे आपको जाकर के बैक टू एडिट कर दीजिए, आप वहाँ जाकर के एडिटिंग कर करके फिर से उसको भर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका करना है। फिर ये हो गया। फिर स्टेप 6 में क्या करना है, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, पहली बार आपको काउंसलिंग फ़ी का डिपॉजिट होगा जो कि 1200 रुपये जो भी है पेमेंट का वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जब आप काउंसलिंग फ़ी पेमेंट कर दोगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट होगा। अब मैं पिछले कितने भी वीडियो से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो भी कैफ़े से फॉर्म भरवाते हो, जो भी साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाते हो, उसमें आप सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने अकाउंट से कटवाइए, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कॉलेज मिला या फिर नहीं मिला, ये दोनों केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आता है उसी अकाउंट से जिस अकाउंट से पैसा का डिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जिनको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी डाल रहे हैं, मतलब आपको सबको डालना ही है, तो वो अपने ही अकाउंट से डालिए, ताकि अगर रिटर्न का केस आए तो वो रिटर्न आपके अकाउंट में हो, क्योंकि वो काउंसलिंग ख़त्म होने के 2 महीने बाद आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। अब उसके बाद आते हैं काउंसलिंग चार्जेस क्या हैं। तो काउंसलिंग चार्जेस देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी में आपको काउंसलिंग करवाना है और अगर आप एससी एसटी या डिसेबल कोटा से नहीं आते हो तो आपको 1200 रुपया देना होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या फिर आप आओ और फिर उसके बाद ये जो
SC/ST डिसेबल कोटा में है उनको 600 रुपये देना है। इसको छोड़ दें तो जितने भी कैटेगरी हैं, जितने भी आप जो भी करवाना चाहते हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज करवाना चाहते हो, प्राइवेट डेंटल कॉलेज चाहते हो, आपको हर एक में 1200 रुपये देना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कह सकते हैं कैटेगरी, ठीक है। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज टाइप। अगर गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी में आप रखना चाहते हो तो आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, अगर आप URA और EWS में इन 2 कैटेगरी में हो तो आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट ये दूसरे बार में पेमेंट होगा। और अगर SC/ST BC और EBC में आते हो तो आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कॉलम में। आपको मैंने ये सब कुछ प्रोस्पेक्टस का काट के रख दिया है, पढ़ने जाऊँगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना पैसा आपको लगने वाला है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो लोग प्राइवेट में करवाना चाह रहे हैं काउंसलिंग, उनमें 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। UPI आपको 2 लाख रुपए का लिमिट नहीं देता। आपको डेबिट कार्ड में बहुत सारे रुपए एक बार में 2 लाख का आप डेबिट कार्ड पे भी आप ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आती है। क्रेडिट कार्ड में 2 लाख का भी करने में दिक्कत आती है। तो आप देखिएगा नेट बैंकिंग से आप करने की कोशिश कीजिएगा। नेट बैंकिंग आप अपना एक्टिवेट करवा लीजिएगा, ठीक है। नेट बैंकिंग से ही आप करने की कोशिश कीजिएगा, नेट बैंकिंग से हो जाएगा अगर ये आपके प्रॉब्लम आती है तो। फिर आता है 7th में आपका डाउनलोडिंग ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये आपका कुछ नहीं, ये एक हार्ड कॉपी है। आपने जो भी डिटेल डाला है उसका एक हार्ड कॉपी प्रूफ आपको पास मिल जाएगा। इस हार्ड कॉपी को आपको कहीं नहीं भेजना है, इस हार्ड कॉपी को अपने पास रख लेना है। हार्ड कॉपी प्रिंट करवाओ या नहीं करवाओ, फिर आपको PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, ना ही ज़रूरी है कि अभी ही डाउनलोड करना है, आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो लॉगिन करके, ठीक है। तो इस हार्ड कॉपी का कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जब आपका एडमिशन होगा फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में, तब आपको ये हार्ड कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा। आपको जो वेरिफिकेशन सेंटर होगा वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स लिखने पड़ेंगे इसी में, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ पार्ट बी का यही काम है, उसके आगे कोई काम नहीं इसका है, ठीक। अब आते हैं ये सब, ठीक है। ये बोला गया है ऑप्शन बी में देखिएगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द एबव प्रोसीजर एंड आफ्टर द डेट ऑफ एडिटिंग एंड सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी चेंज और मॉडिफिकेशन द सेम। अब आप देखिए, अगर आपने किसी चीज़ में गलती किया है, अगर आपने किसी चीज़ में फॉर्म भरते समय गलती कर दिया है, तो आपको एक बार ऑप्शन मिलेगा कि आप किसी चीज़ को भी, जो भी आपने गलती किया उसको सुधार सकते हो। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सुधारने का मौका छोड़ दिया तो आप फिर डायरेक्ट आइएगा मॉपअप राउंड में। फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेकंड राउंड में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का आपको मौका मिलेगा, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, जो कि राउंड 1 में होता है। और राउंड 1 में आपको कोई गलती नहीं करना, नहीं तो अगर आप राउंड 1 में किसी भी गलती करते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, फादर्स नेम का स्पेलिंग, मदर्स नेम का स्पेलिंग, या फिर किसी भी कोई से डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे कि आपको वो वेरिफिकेशन में आप पकड़े जा सकते हो, वो गलती अगर आप करते हो तो आपको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों में से। तो फिर आपको मॉपअप में आना पड़ेगा। मॉपअप में सीट खाली रहेगा तो आपको सीट मिलेगा, नहीं तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ बाद आते हैं उसके बाद यहाँ पे F नंबर में देखिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द कैंडिडेट सबमिटेड डाटा फ्रॉम द डाटा प्रोवाइडेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एंड ऑल्सो अंडर द रूल्स रेगुलेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट MCC एंड BCCB। देखिए, ये देखिए, ये कुछ नहीं है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट, ये बोल रहे हैं मेरिट लिस्ट नहीं देंगे, रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट। देखिए यहाँ पे ये खेल जाते हैं, ये रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट दोनों को एक ही ये बता दिए और वो बोल रहे हैं कि इसको पब्लिश कर दिया जाएगा, जबकि ये 2 साल पहले तक ये रूल नहीं था। 2 साल पहले से क्या होता था कि मेरिट लिस्ट अलग पब्लिश होता था, रैंक कार्ड अलग पब्लिश होता था। मेरिट लिस्ट में क्या होता था कि बिहार के स्टेट के सारे स्टूडेंट का मार्क्स और कट और रैंक दोनों बता दिया जाता था और वो पब्लिश किया जाता था। लेकिन अब ये मेरिट लिस्ट नहीं देते हैं, ये सारा सर नाइंसाफ़ी होता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये ऐसा ही चलता है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर यूजीएम से विल बी 1 टाइम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए, ये आपका सिर्फ 1 टाइम आपको मिलेगा, जो कि बिफोर फर्स्ट काउंसलिंग, मतलब पहले राउंड का काउंसलिंग के पहले ही आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। सेकेंड राउंड से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप पहले ही से रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का डेट अभी बहुत दिन है, भर लीजिएगा जरूर से। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरा पेज से भी ज्वाइन कर सकते हो। हर एक पेज पे पेज नंबर में मोबाइल नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप करो, पेमेंट करवाऊंगा मैं, और उसके बाद फिर आपको उसमें ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंफर्म द फी स्ट्रक्चर, ये देख रहे, ये देखिए, एनी एडिशनल फ़ी फॉर द प्राइवेट कॉलेज। अब जो भी प्राइवेट कॉलेज है उनका इन्होंने बोला है कि आप पहले फ़ी देख लो, कोई भी एडिशनल चार्जेस हैं तो ये पहले से आप चेक कर लो। एक बार आप एडमिशन ले लिए, आपको बॉन्ड साइन होगा और उसके बाद आप ये सीट नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको BCC कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि आप बाद में बोलो कि इस कॉलेज का फ़ी ज़्यादा था, आपने नहीं बताया था। आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इफ़ अगर आप कोई गलती पाते हो किसी फोटो सिग्नेचर या फिर किसी में भी, तो आपको
एडिट करने का या फिर रेक्टिफाई करने को आपको किसी फिक्स टाइम में आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इसके नीचे। मॉप अप काउंसलिंग विल बी ऑफलाइन एंड फॉर विच फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन, डिटेल्स विल बी मेड थ्रू कंसर्न एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मॉप अप राउंड इन्होंने फिर बताया है कि ये ऑफलाइन होगा, जो कि लास्ट राउंड में होगा, ये अभी नहीं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एनआरआई कैंडिडेट्स के बारे में दिया हुआ है, और उसके आगे अब एनआरआई का वो डिसेबल कोटा। डिसेबल कोटा में जो भी आते हैं वो कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिसेबल कोटा में आप जो भी एनटीए ने सेंटर दिया था, जो ने एमसीसी ने सेंटर दिया था, आपने अगर वहाँ से बनवा लिया तो आपको डिसेबल कोटा का ये सर्टिफिकेट आपका स्टेट में भी वैलिड हो गया, सेंट्रल में भी वैलिड हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ आपको स्टेट में बनवाना और आपने वहाँ से नहीं बनवाया है, तो कुछ जो प्रोस्पेक्टस में कुछ सेंटर्स दे रखे हैं, मतलब बिहार के हर एक मेडिकल कॉलेज में आपको डिसेबल कोटा का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो आप जा करके बनवा सकते हो। फिर आपको देखते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो ये देख सकते हो, लिस्ट आपको दे रखा है, जिसमें आपको कास्ट और रेसिडेंस ये दोनों तो कंपलसरी किया, लेकिन इनकम के बारे में नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर देखिए, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इफ सच, यहाँ पे सॉरी, हाँ ये देखिए, ये डिसेबल कोटा, पीएच सर्विसमैन कोटा या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, तब जब भी आप ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी या ओबीसी आप लेने जाते हो तो अदर डॉक्यूमेंट्स के तौर पे ये इनकम हो गया। इनकम सर्टिफिकेट के ही बाद आप इन सभी कैटेगरी में आ सकते हो। डेट देखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 29/7 है, जहाँ पर सबका रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो रहा है, ये शुरुआत कर रहे हैं। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 4 तारीख तक है, ठीक है। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 4 अगस्त तक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो फ़ी कब तक जमा करना है, आपको 4 अगस्त तक जमा कर सकते हो, रात के 11:59 तक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये 10 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन डेट है। फिर उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग आपको दिया गया 5 तारीख को, फिर पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड ये 7 तारीख को, और उसके बाद आपका प्रपोज काउंसलिंग का जो आगे बताया जाएगा वो आपको 9 तारीख को, रिजल्ट नहीं दिया जाएगा 9 तारीख को। 9 तारीख को फिर आपको चॉइस फिलिंग के लिए बताया जाएगा कि आप चॉइस फिल करो, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, लगभग ये 12-13 के आसपास आएगा। बहुत ज़्यादा टाइम ले रखे हैं बिहार वाले, अननेसेसरी बिहार का ये बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया, ठीक है। इतना लेट से काउंसलिंग स्टार्ट करवाया गया, इसका कोई तुक नहीं बनता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग विल बी अलॉटमेंट राउंड बी डन ऑनलाइन एंड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड दैट द डिटेल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम विद द पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ यूजीएमएससी 2023, ठीक है। अब आगे का जो भी होगा 2023 में का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद ही आपको सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये बोल दिया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होगा, जिसके बेसिस पे राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में आपको काउंसलिंग करवाया जाएगा। नो अदर फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आते हैं एक बहुत बड़ा झोल, जो कि इन्होंने बहुत बढ़िया से खेला है। क्या देखिए, द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार वाइड लेटर, ये जो लेटर था, हैज इन्फॉर्म द लाइट ऑफ संकल्प, ये क्या था, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन एडमिशन एंड अदर फीस फॉर एडमिशन इन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड सुपर स्पेशलिटी डिग्री। ये जो एनएमसी विल का था वो 50%, यहाँ देखिएगा 50% सीट्स ऑफ दैट डिग्री एंड पीजी डिग्री कोर्सेज ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विल बी सेम एज रीशेड्यूल्ड फीस फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब रीशेड्यूल्ड फीस जो है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी इस बार बढ़ा है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने बिहार के जो सरकारी कॉलेजेस है उनके फ़ी में कुछ बढ़ोतरी किया है। तो इन्होंने बोला कि 50% सीट के लिए जो ऑर्डर निकला था वही ऑर्डर है, मतलब कि 50% सीट पे गवर्नमेंट फी लगेगा। वो तो मैं दे रहा हूँ, मतलब ये गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं तो देना चाह रहा हूँ ये, लेकिन इसमें देखिएगा अगला क्या लाइन है, यही बहुत बड़ा खेल इन दिस कनेक्शन इट इज टू इन्फॉर्म दैट आल्सो दैट द अगेंस्ट द अबव ऑर्डर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैव फाइल्ड अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली एंड पटना हाई कोर्ट पटना, ठीक है। हिंस एडमिशन एंड अदर, यहाँ देखिए हिंस क्या है, देखिए हेंस एडमिशन एंड अदर फीस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ एपेक्स कोर्ट इन द रिट पिटिशन सिविल नंबर 64 ऑफ 2003 एंड अदर सिमिलर स्टेटेड रिट पिटिशन। अब इन्होंने क्या गेम खेला, इन्होंने बोला कि भाई मैंने तो दे दिया, मैंने तो 50% दे दिया, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है, इसलिए जो भी एडमिशन और फी स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही आएगी, अभी हम नहीं कुछ बोल सकते। ये इन्होंने मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको ये इसका फ़ायदा नहीं दिया है, और ये मैं बोल भी रहा था कि नहीं मिलेगा। अब देखिए मैंने इस केस के पूरे को खोला, रिट पिटीशन केस नंबर 000646 2023 में रजिस्टर्ड ऑन 27 जून को है, 27/6 को हुआ था, वेरीफाइड ऑन 3/7 को। देखिएगा ऑनेबल यहाँ पे किसके किसके पास में है, ये देखिए ये हमारा माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो किशनगंज में है, इसका और थ्रू इट्स ये यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ में केस लगा हुआ है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आएगा, ये देखिए इसका सुनवाई ही आपका लिस्ट हुआ है 25 अगस्त को। आप सोचिए कि ये देना ही नहीं है इनको, ठीक है, ये देना ही नहीं है।
कॉलेज को जब तक सब्सिडी नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे किसी का भी फ़ी को घटा नहीं सकते, ये समझ लीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया कि ये इन्होंने क्या-क्या झोल खेला है, ठीक। अब आते हैं आपका एक और बढ़िया बहुत बढ़िया बात कि आपको जो ये आरक्षण का कितना परसेंटेज है, तो एससी में 16, एसटी में 1, 18% इसका है अत्यंत भाग और 12% और ये 3% और 10%, ठीक है। ये अब देख लीजिए। अब इसके बाद अगला लाइन में क्या है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो पहले एक आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से जितने भी मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज थे एफिलिएटेड, अब वो BUHS बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के में ये देखिएगा ऊर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए, मतलब यहाँ पे समझिए क्या लिखे इन्होंने कि देखिए, हाँ, ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबंधित 1/3 महिला अभ्यर्थियों के लिए नामांकन के क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यह आरक्षण राज्य स्तर पर विशेषज्ञ पर लागू होगा, ठीक है। तो ये पीजी में भी और यूजी में भी लगाने के लिए बात किया गया है। और ये क्या लिखा गया, ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहते हैं वर्टिकल को, वर्टिकल रिजर्वेशन एक होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन आप क्या समझ सकते हो, सिंपल तरीके से ये समझियो कि इस तरीके से समझो कि देखो, मैं अगर यूआर से हूँ, मैं अगर ओबीसी में हूँ, मान लीजिए मैं अगर ओबीसी में हूँ और यूआर का कट ऑफ अगर 620 नंबर गया है, अब मेरा कट ऑफ 650 नंबर गया है, मैंने 650 नंबर सिक्योर किया है और ओबीसी का मैं कैंडिडेट हूँ, फिर भी मुझे क्या होगा कि यूआर में मैं जा सकता हूँ, ठीक है। मैं नीचे से ऊपर जा पा रहा हूँ। उस तरीके से एससी वाले भी अगर इससे ज़्यादा नंबर लाए हैं, 670 या 630 नंबर ही ले आए हैं, तो ये यूआर में जा सकते हैं, क्योंकि यूआर के कट ऑफ से इनका मार्क्स ज़्यादा है, तो ये यूआर से भी जा सकते हैं। इसको कहते हैं कि नीचे से ऊपर उठना, इसको कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। जब ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल में आपको समझना होगा तो एक वीडियो मैंने डाला है, वो आप देख सकते हो। मेरे चैनल का पहला वीडियो है, इसी से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था यूट्यूब का, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अब एक वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ये देखिएगा, हॉरिजॉन्टल में ये होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि इस तरीके से बस चलता है कि अगर यहाँ से सीट भर गया तो यहाँ तक नहीं जाइएगा, मतलब एक रैंक पे दो चीज़ रहेगा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। और ये अगर आपने यहाँ से ही सीट भरा गया पूरा, तो अपना ये वाला काम नहीं करेगा। यही चीज़ है, आपको लास्ट में मैं समझाऊंगा, लास्ट का वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सब और कुछ नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब बकवास की बातें हैं। हाँ, राउंड 1 जो फीलिंग है ये, अब जब आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, उसमें अलॉटमेंट आएगा, अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर डाउनलोड, जब आपको कॉलेज का रिजल्ट दिखा जाएगा कि हाँ आपको ये सीट मिला है, तो आप जब प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें आप पहले ही बताओगे कि हाँ मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको पीएमसीएच मिल गया तो आप अपग्रेड करके कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए जो नीचे के कॉलेज वाले हैं, अगर आपको अलॉटमेंट के बाद भी अगर आपको अपग्रेड करवाना है तो आपको उसी टाइम पे ये नो करना है, ठीक है। कैंडिडेट हु गॉट अलॉटेड a seat down during round 1 and given their or application for round 2 as no, the candidate will have to report physically to their recording center within scheduled period as printed on the provisional allotment of order 1 of round 1 counseling with all original documents for identity and document verification। ये ध्यान रखिएगा, ये अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ही चल रहा है, सब जगह आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपने नो डाल दिया है तो आपको क्या करना है, राउंड 1 के रिपोर्ट में आपको एकदम पक्का है रिपोर्ट करना ही करना है, नहीं तो आपका सीट भी खत्म हो जाएगा और आप अपग्रेडेशन में भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर वो एलिजिबल है तो आप पेमेंट करके आप काउंसलिंग एडमिशन ले सकते हो। अब आते हैं जिनको अपग्रेड हुआ है, हाँ, इन द केस ऑफ सीट अलॉटेड इन राउंड 1 का इज रिटेन्ड, अगर मान लीजिए राउंड 1 में क्या, देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको राउंड 1 में जो भी सीट अलॉट हुआ है उस पर आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। आप जब जाओगे वहाँ पर तो आपका सारा डॉक्यूमेंट को रख लिया जाएगा और उसको अगर आपने अपग्रेडेशन में डाला तो एक वेरिफिकेशन स्लिप दिया जाएगा। अगर आपने नहीं डाला तो आपका एडमिशन वहीं पे ख़त्म, आपका काउंसलिंग वहीं पे ख़त्म। लेकिन अगर आपने क्या कहते हैं अपग्रेडेशन आपने डाला है तो वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। उसके एवज में आप उसके जगह पे आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा कि हाँ भाई इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है और इनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा है। अब जब आपको सेकेंड राउंड में मान लीजिए कॉलेज अलॉट हुआ और दूसरा
अपग्रेड होकर के दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपको पहले पुराना कॉलेज पे जाना है, वो स्लिप लेकर करके, और उसके बाद एक अलॉटमेंट लेटर जो सेकेंड राउंड का मिला है वो भी आपको लेकर के जाना है। आपको वहाँ पे दिखाना है कि सर देखिए मेरे को सेकेंड राउंड में ये कॉलेज अलॉट हो गया और मैं वहाँ पे जाना हूँ, इसलिए मेरा डॉक्यूमेंट हो जो भी जमा है यहाँ पर वो वापस कीजिए। तब आपको वहाँ पे से डॉक्यूमेंट वापस होगा और तब आप न्यू कॉलेज पे जा करके एडमिशन लोगे। अगर आपने राउंड वन में जो डाला था सीट और आपका अपग्रेडेशन के बाद भी आपको वही सीट मिला, तो फिर भी आपको वेरिफिकेशन स्लिप के बाद फिर से वेरिफिकेशन स्लिप डाल करके और फिर से एडमिशन वहाँ पर लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, डबल एडमिशन होगा वहाँ पे, ठीक। तो ये मैंने समझा दिया काउंसलिंग का रूल। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन इन राउंड 2 विल कंटिन्यू टू स्टडी इन द सेम कॉलेज एंड ही कैन नॉट रिजाइन द सीट इन राउंड 2। वो राउंड 2 में सीट को रिजाइन नहीं कर सकता। अलॉटमेंट विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2। मॉप अप काउंसलिंग विल बी ऑफलाइन। फ्रेश चॉइस फिलिंग या मॉडिफिकेशन कैन बी डन इन राउंड 2 काउंसलिंग। देखिएगा राउंड 2 में आपको फिर से फ्रेश चॉइस मिलेगा। हु आर इंक्लूडेड मेरिट लिस्ट, जो उन्हीं को मिलेगा जो मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं और राउंड 1 काउंसलिंग में उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं किया था। Fresh choice filling modification can be done, but he did not completed the choice filling process on counseling portal। ये भी एक हो सकता है कि जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अपने राउंड 1 का चॉइस फिलिंग नहीं किया, या फिर जिन्होंने who have been allotted a seat in round 1 who have been allotted a seat in round 1 and taken free exit। आपने क्या किया, फ्री एग्जिट ले लिया, ठीक है, राउंड 1 पे आपने गया और फ्री एग्जिट ले लिया, तब भी आपको फिर से आप चॉइस भर सकते हो। या फिर जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में आइदर विथ अपग्रेडेशन येस और नो करके किया तो था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया सेंटर पे। अब देखो फ्री एग्जिट यहाँ पे ये नहीं है। फ्री एग्जिट आप ऐसा नहीं है कि आप फ्री एग्जिट ले लिए कि ठीक है, अपने क्या कर सकते हैं कि आप कॉलेज पे गए नहीं ऑल इंडिया कोटा की तरह और आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा, नहीं। यहाँ पे फ्री एग्जिट ऐसे नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री एग्जिट करने के लिए आपको कॉलेज पे जाना पड़ेगा और कॉलेज पे जा करके फिर से वेरिफिकेशन करवा करके आपको फ्री एग्जिट लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी जाते हो तो भी आपको सीट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो आप सेकेंड राउंड में फिर जा सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिनको एक चीज़ याद रखिए, जिनको राउंड 1 में एक सीट मिल गया है, अगर आपने अपग्रेडेशन में गए तो अपग्रेडेशन में आपको जो चॉइस मिलेगा, वो जो आपको सीट मिला हुआ वो वहाँ पे कॉलेज आपका का नाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपग्रेडेशन में इसलिए डाला है क्योंकि आपको उससे बढ़िया कॉलेज चाहिए। तो जिस कॉलेज में आप हो तो उसमें तो आपको रहना ही है, ठीक है। ये भी आप चॉइस फिलिंग आप भर सकते हो, तो वो आपको वही चॉइस फिलिंग में चॉइस आएगा जो आपको सीट नहीं मिला है, ठीक है। हु हैव नॉट बीन अलॉटेड इन एनी सीट इन राउंड 1, वो भी आपको चॉइस भर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ द प्रोविजन कैंडिडेट। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ऑर्डर विल बी इशूड, ठीक है। अब आते हैं, हाँ ये सब फिर से वही बातें हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। If candidate does not take admission retained seat of round 1, upgraded seat of round 2 और fresh allotted seat of round 2, उनका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किनका किनका सिक्योरिटी जा सकता है। अगर आपने रिटेन्ड से राउंड, मान लीजिए आपने राउंड 1 का रिटेन सीट मतलब राउंड 2 में, फिर या फिर राउंड 2 में अपग्रेड हुआ था सीट या फिर फ्रेश अलॉटमेंट हुआ था राउंड 2 में, राउंड 2 में आप जैसे ही एडमिशन नहीं लोगे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हो जाएगा ऑल इंडिया की तरह। अब इफ़ कैंडिडेट फाउंड नॉट एलिजिबल ड्यूरिंग राउंड 2 काउंसलिंग, अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर के या फिर आप जिस कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के दूसरे कैटेगरी में गए, तो अगर आपका काउंसलिंग हो रहा है और वहाँ पे आप नॉट एलिजिबल पाए चल गए, तो आपका सिक्योरिटी यहाँ पे डिपॉजिट खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एनी राउंड, इफ़ एनी काइंड ऑफ डिस्पेरेंसी भी अगर है तो वो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप आपका कैंसिल हो जाएगा। फॉर विच विल बी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द डिस्पेरेंसी स्लिप फ्रॉम द रिपोर्टिंग सेंटर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द कैंडिडेट्स हु अलॉटेड सीट will be cancelled due to generation disparity during document verification of round 1 काउंसलिंग will also be eligible for round 2। ये ध्यान रखिएगा, जिनका राउंड 1 में मान के चलो किसी गलत डॉक्यूमेंट के कारण आपका कैंसिल हो गया, तो आप ऐसा नहीं हो कि आप काउंसलिंग से बाहर ही होंगे, आपको सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस भरना को मौका मिलेगा, लेकिन फिर आप अपना कैटेगरी देख करके पड़ेगा कि पिछले कैटेगरी में किस वजह से मेरी गलती हुई थी और मुझे किस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, हाँ अब आते हैं फाइनल जो है हमारा इफेक्ट ऑफ 33% गर्ल्स कोटा, ठीक है। एक बार मैं टाइम ड्यूरेशन देख लूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स कोटा का इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए 33% गर्ल्स कोटा रिजर्वेशन पॉलिसी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2023 बट इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ सो मच। अब जो लोग बोलते हैं कि कट ऑफ बहुत ऊपर भागेगा, नहीं भागेगा, क्यों, मैं समझा देता हूँ। देखिए वही के बाद आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गर्ल्स कोटा हो चाहे पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन पॉलिसी हो, दोनों क्या आते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर आते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी का आप इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो
इन सिंपल वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी इज दैट, देखिए, इज दैट कि एटलीस्ट 33% ऑफ एनी कॉलेज स्टूडेंट मस्ट बी गर्ल। आपको 100 में से 33 तो लड़कियां चाहिए ही चाहिए, ठीक। उसके बाद ज़्यादा आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 33 के बाद आपको 67 मान के चलो 67 लड़के ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 33 कम से कम लड़कियां होनी चाहिए, देखिए, जो कि आपको वास्तविकता पता है कि कितनी लड़कियां होती हैं एमबीबीएस कॉलेज में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंजीनियरिंग क्वेश्चन नहीं है भाई। इफ देर इज 100 सीट इन एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देन देर मस्ट बी 33 गर्ल्स इन दैट कॉलेज इन कैटेगरी वाइज। अगर टोटल 100 सीट्स हैं तो 40 सीट्स तो यू आर के आएंगे 40%, और 40% में 13 स्टूडेंट जो होना चाहिए, वो जब 33% निकालोगे तो आपका 4 या 12 4 या 12 लगभग 13 स्टूडेंट जो होंगे मस्ट बी गर्ल्स। अगर गर्ल कैंडिडेट अगर 13 से कम है वहाँ पे अवेलेबल, तो फिर ये रिजर्वेशन पॉलिसी काम में आएगा, और वहाँ पे बॉयज़ को रोक करके गर्ल्स को दिया जाएगा, सीट गर्ल्स को दिया जाएगा, जबकि उसका बॉयज़ से नंबर कम भी रहेगा फिर भी। लेकिन ये आप सोचो कि ये कहीं पर होता है क्या। मान के चलो 18 सीट ईबीसी का है, तो अगर आप ईबीसी का 33% 18 का निकालोगे तो 5 गर्ल्स को जरूर होना जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि 18 ईबीसी का सीट में 5 लड़कियां से पहले ही ज़्यादा होती होंगी। एमबीबीएस कॉलेज में लगभग 50-50 का रेशियो चलता है, तो जब 18 में से पहले ही 50% गर्ल्स आ गई हैं, 9 आ गई हैं, तो आपका गर्ल्स कोटा वहाँ पे लगेगा ही नहीं। 16 सीट फॉर एससी, तो 5 गर्ल्स होने चाहिए। बट एज यू कैन सी इन मेडिकल कॉलेज गर्ल्स आर ऑलरेडी इन सम सो मेनी नंबर, सो देर इज नो एनी ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन गर्ल्स कोटा ऑन कट ऑफ, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो भी आप जा करके देख सकते हो। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आपका जो अगर मान लिया जाए 18 सीट है ईबीसी का, तो उसमें आपको 18 का 33% मतलब 5 गर्ल्स को होना ज़रूरी ही है, ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाए वो अलग बात है। आपको 5 का जो गर्ल्स होंगे उस पर आप बॉयज़ नहीं फाइट कर सकते। लेकिन जब जो 5 अगर गर्ल्स हो गए तो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी ये वाला ख़त्म हो गया, तो बचा मान लीजिए 18 में से 13 सीट। अब उस 13 सीट पे आपको असली फाइट चलेगा, जो कि लड़के बॉयज़ गर्ल्स और ट्रांसजेंडर ये तीनों के बीच में आपको फाइट होगा, ठीक है। तो ये 13 सीट पे होगा, 5 सीट पे गर्ल्स पहले ही से होंगे, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो गर्ल्स कोटा में आपको 5 सीट जैसे ही लगे, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाकर के उठा लिए 5 गर्ल्स, नहीं, वो उस राउंड के कट ऑफ के आसपास की ही लड़की होगी और वो आपको उसको सीट मिलेगा, ठीक है, 5 गर्ल्स को। तो क्या आपको नहीं लगता कि 5 गर्ल्स तो ऐसे ही मेरिट से ही भर जाएंगी। मेरिट से ही अगर मान लीजिए 100 में से 33 लड़कियां खोज रहा है वो, जिसको कि हमको मान के चलो उसको 25 ही लड़कियां मिली, तब वो 8 के लिए गर्ल्स कोटा अप्लाई करेगा और वो नीचे रैंक पर भी जाकर के लड़कियों को उठाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि 33 तो छोड़ो, यहाँ पे 50 लड़कियां के आसपास होती हैं, तो पहले ही ये गर्ल्स कोटा खत्म हो गया, तो गर्ल्स कोटा इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा उतना ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी काउंसलिंग से पेड सर्विस चाहिए, बहुत सारे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने पेड सर्विस बंद नहीं किया है, तो वो आप इस नंबर पे 9430668717 पे व्हाट्सएप करेंगे। उसके बाद ये बिजनेस अकाउंट है, व्हाट्सएप करोगे और इस पर आपको एक काउंसलिंग का चार्जेस 1500 रुपये अगला स्टेप में पे करना पड़ेगा क्यूआर कोड पे, ठीक है। उसके बाद आप मेरे काउंसलिंग सर्विस से ज्वाइन हो जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।